दोस्तों, सीटेट के लिए जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाते हैं तो अप्लाइंग फॉर वाले ऑप्शन में आपसे पूछा जाता है कि आप किस पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पेपर 1 या पेपर 2 या फिर दोनों के लिए। तो यहाँ वाले सेक्शन में देखिए, इस वाले में भी पेपर 2 का ऑप्शन आ रहा है और इस वाले में भी पेपर 2 का ऑप्शन आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई भी एक विकल्प जब आप चुनते हैं तो आपके लिए एक और ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। आपसे पूछा जाता है कि सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2, यानी कि पेपर 2 के लिए आप कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं। और इस वाले ऑप्शन में जब आप इस ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, एक मैथमेटिक्स एंड साइंस का और दूसरा सोशल साइंस का। यही दोनों में से कोई एक विकल्प आपको चुनना होता है और पेपर 2 में जो भी सेक्शन आप चुनेंगे उससे 60 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जनरली कोई भी कैंडिडेट इनमें से कोई भी विकल्प चुन लेता है, जो कि आगे जाकर के जब आप शिक्षक बनते हैं उस समय आपको बहुत बड़ी मुसीबत में ये डाल सकता है। अभी हाल फिलहाल में जो बिहार में शिक्षक भर्ती हुआ है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट को इसी गलत विकल्प को चुने जाने की वजह से उनको नौकरी से निकाल दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे राज्यों में इसको लेकर के बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बन गई कि जो अभ्यर्थी चयनित हो चुका था बाद में जाकर के ये पता चला कि वो एलिजिबल ही नहीं था उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो इन दोनों में से कौन सा विकल्प आपको चुनना है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और डेटा के साथ ये वीडियो का अंत तक जोड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ के तौर पर दिखा देता हूं। बिहार में औरंगाबाद जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था जिसमें एक व्यक्ति, यहां पर महिला अभ्यर्थी हैं, इनका चयन पहले 6 से 8 वाले वर्ग में गणित और विज्ञान विषय के लिए हुआ था, लेकिन इनका नियुक्ति पत्र इस वजह से रद्द कर दिया गया क्योंकि सीटेट जो ये क्वालिफाई थे वो सामाजिक विज्ञान से थे, जबकि गणित और विज्ञान विषय से इन्होंने अप्लाई किया था शिक्षक भर्ती में। ठीक है, अब ये जो चयनित थे इनको जब स्पष्टीकरण के लिए बुलाया गया तो इन्होंने बोला कि मानवीय भूल की वजह से सीटेट में फॉर्म भरते समय विषय में त्रुटि हो गई थी। अब ये मानवीय भूल क्या एक्सेप्टेबल है? यहाँ पर जो विभाग है वो सीधे तौर पर विभाग को दिग्भ्रमित करने और औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने और विभागीय निर्देश को अवहेलना का दोषी पाया और इनकी अहर्ता पूरी नहीं होने के कारण इनका जो नियुक्ति पत्र था उसको रद्द कर दिया गया। अब सोचिए, एक छोटी सी गलती भविष्य में आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। अब इन दोनों में से आपको कौन सा विकल्प चुनना है, उसके लिए आपको सबसे पहले आरटी एक्ट को समझना होगा क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें शुरू होती हैं। आप अपने स्क्रीन पर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 देख पा रहे होंगे। इसके अनुसूची धारा 19 और धारा 25 को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर प्राइमरी के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए यहाँ पर जो छात्र शिक्षक अनुपात होता है, प्यूपिल टीचर रेशियो, उसके बारे में जिक्र किया गया है। और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आप देख पाएंगे 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए यहाँ पर यह कहा गया है कि कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो। अब यहाँ पर देखिए, गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा, मतलब कि अपर प्राइमरी में 6 से 8 वाली कैडर में सिर्फ यही 3 प्रकार के शिक्षकों की भर्ती हो सकती है, गणित और विज्ञान विषय, दूसरा सामाजिक अध्ययन विषय और तीसरा भाषा। अब भाषा के संदर्भ में अलग अलग राज्यों में जिस भी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाया जाता होगा उसके हिसाब से भाषा वहाँ पर अलग अलग हो सकती है। जैसे साउथ में वहाँ की लोकल लैंग्वेज को भाषा के तौर पर, टीचर के तौर पर वहाँ पर हायर किया जा सकता है। और जब उत्तर भारत राज्यों में आप आते हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, तो यहाँ पर मेनली जो सब्जेक्ट्स देखे जाते हैं वो इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, इन्हीं सभी टीचर्स की हायरिंग की जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? चलिए, तो यहाँ से अब आपको समझना होगा कि जब इन्हीं तीनों टीचर की हायरिंग हो रही है तो इन तीनों टीचर के लिए एलिजिबल होने के लिए आपके पास कुछ विषय होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप इस विषय के शिक्षक बन सकते हैं। अब इसको समझने के लिए हमें फिर से बिहार चलना होगा या फिर उत्तर प्रदेश में जो जूनियर एडेड की शिक्षक भर्ती आई थी, या फिर कभी भी किसी राज्य में जो अपर प्राइमरी की वैकेंसी आई है उसका आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख करके चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, अभी हम बीपीएससी के माध्यम से जो टीआरई का नोटिफिकेशन जारी किया गया था आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें अगर हम लोग 6 से 8 वाली भर्ती के बारे में बात करें, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर जिक्र किया गया है। देखिए, विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि 6 से 8
मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि 6 से 8 विद्यालय अध्यापक की विषयवार निम्न पद होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो कि आरटी एक्ट में मेंशन किया गया है वही पद यहाँ पर केवल विज्ञापित किए गए हैं, और किसी भी राज्य में केवल और केवल इन्हीं विषयों के टीचर की हायरिंग की जाती है, सीधे 6 से 8 वाली विभाग में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान, और तीसरा भाषा विद्यालय अध्यापक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको समझना होगा कि कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ग 6 से 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी कि ऑनर्स या फिर आनुषांगिक यानी कि सब्सिडरी विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित हो, यथा संस्कृत भाषा के शिक्षक के पास ये उपाधि होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे, जैसे कि संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इन शिक्षकों की जब हायरिंग होती है तो यहाँ पर ये कहा गया है कि या तो आपका उस सब्जेक्ट में, मतलब जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं भाषा के लिए, उस सब्जेक्ट का आपका ऑनर्स होना चाहिए या फिर सब्सिडरी होना चाहिए। अब ऑनर्स और सब्सिडरी में क्या अंतर होता है, जैसे कि मान लेते हैं ग्रेजुएशन 3 वर्ष का कोर्स है, तो उसमें एक सब्जेक्ट जो कि 3 वर्ष आप पढ़ रहे हैं तो उसे ऑनर्स सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी ने पीसीएम लिया और एक सब्जेक्ट वो 3 वर्ष पढ़ा, मान लेते हैं मैथ वो 3 वर्ष पढ़ा, तो उसका ऑनर्स सब्जेक्ट क्या माना जाएगा, उसका माना जाएगा मैथमेटिक्स, और सब्सिडरी क्या माना जाएगा, सब्सिडरी माना जाएगा केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, तो जो 3 वर्ष आप पढ़ रहे हैं वो आपका ऑनर्स हो गया, और सब्सिडरी हो जाता है जो कि अंतिम वर्ष में जाकर के आप छोड़ देते हैं। तो भाषा शिक्षक बनने के लिए या तो आप 3 वर्ष पढ़े रहे या तो सब्सिडरी में भी है तो भी आप उसके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं, और यही कंडीशन होता है। आप देखिए ये तीसरा पॉइंट देखिए, 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। मतलब कि ये जो सभी विषय के ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई भी 2 विषय अगर आप पढ़े हुए हैं तो सामाजिक विज्ञान विषय के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं आवेदन करने के लिए। और गणित और विज्ञान के लिए कौन आवेदन कर सकता है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। 6 से 8 के गणित और विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय अगर पठित है तो आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। मतलब कि ये सारे 4-5 ऑप्शन में से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है तो गणित और विज्ञान विषय के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जो 6 से 8 के शिक्षक होते हैं वो सब्जेक्ट टीचर के तौर पर जाने जाते हैं, और उनका जो चयन होता है उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है। तो ये ग्रेजुएशन में जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे तब तक आप 6 से 8 वाले शिक्षा के लिए एलिजिबल ही नहीं होते हैं। और जो आपको सीटेट में मैथमेटिक्स या फिर साइंस वाला, मैथमेटिक्स एंड साइंस वाला और सोशल साइंस वाला जो ऑप्शन चुनना है वो भी आपके ग्रेजुएशन से ही तय होता है, क्योंकि केवल आपको सीटेट पास नहीं करना है, उसके बाद इस सीटेट के बेस पर शिक्षक भर्ती में तभी आप सम्मिलित हो पाएंगे जब आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट भरा होगा। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि अब आपको कौन सा विषय सेलेक्ट करना है वहां पर सीटेट पेपर 2 के लिए। जैसे कि मान लेते हैं किसी ने बीएससी किया हुआ है और उसका पीसीएम है, पीसीएम तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यहाँ पर हो गया। तो अगर वो ये वाला देखे, गणित पढ़ा है उसने और भौतिकी पढ़ा है तो 2 इसका हो गया, या फिर रसायन विज्ञान भी उसने पढ़ा है तो 3 इसका हो गया, तो वो गणित विषय के लिए एलिजिबल होगा। तो उसको सीटेट पेपर 2 में भी आवेदन करते समय जो सब्जेक्ट ऑफर्ड वाला ऑप्शन है उसमें गणित और विज्ञान विषय ही चुनना होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ मान लेते हैं कोई बीए किया हुआ है, मान लेते हैं उसने सब्जेक्ट लिया हुआ था, इतिहास लिया हुआ था, भूगोल लिया था और राजनीति शास्त्र लिया था, या फिर इनमें से कोई भी विकल्प लिया था, तो वो किसके लिए एलिजिबल हो जाएगा, वो 6 से 8 सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और पेपर 2 जो सीटेट वाला है वो भी उसको सामाजिक विज्ञान विषय से ही पास करना होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके अलावा जो कोर्सेज होते हैं, जैसे बीबीए हो गया, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो अगर पेपर 2 देना चाहते हैं तो उनको अपर प्राइमरी में कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि बीबीए में ऐसे कोई भी सब्जेक्ट्स शायद नहीं पढ़ाए जाते हैं जिनका कॉम्बिनेशन आप इसमें देख पाएं या फिर इसमें देख पाएं, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे, या तो मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए या तो एसएसटी के लिए। अलग अलग राज्यों में थोड़े थोड़े नियम अलग हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश राज्यों में यही कॉन्सेप्ट होता है। तो बीबीए नो डाउट आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप हायर क्लासेज में जाते हैं जैसे 9 से लेकर के 12 तक, तो वहाँ पर बिजनेस स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, और
वहाँ पर आपसे आवेदन मांगा जा सकता है। तो उस कंडीशन में कई राज्यों में क्या होता है कि वो पेपर 2 का मांग लेते हैं। जैसे अगर आप केवीएस की बात कर लें, एनवीएस की बात कर लें, तो वो टीजीटी में पेपर 2 क्वालिफाई मांगते हैं। हालांकि वो गलत है, क्योंकि एनसीईटी की गाइडलाइन के हिसाब से 9 से 10वीं के लिए कोई भी टेट नहीं बना हुआ है। वो इस वजह से मांगते हैं क्योंकि उन्होंने जो अपर प्राइमरी का कैडर है, यानी 6 से 8 वाला और 9 से 10 वाला मर्ज कर दिया है, और इस वजह से वो एक ही शिक्षक के माध्यम से दोनों क्लासेस को पढ़ा रहे होते हैं, इसलिए वहाँ पर टेट मांगा जाता है। 9 से 10 वाले शिक्षक के लिए टेट की अनिवार्यता नहीं है। हाँ, कुछ एक राज्य जैसे बिहार की अगर हम लोग बात करें, तो वो अपने राज्य में विशेष एक पात्रता परीक्षा का आयोजन करते हैं, जो कि 9 से 10 और 11 से 12 अलग अलग वो करा रहे होते हैं। तो कुछ एक राज्यों की कंडीशंस अलग हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप बिजनेस स्टडीज़ से पढ़ाई किए हुए हैं तो आप टीजीटी या फिर पीजीटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अपर प्राइमरी में आपके लिए कोई भी पद होता ही नहीं है, क्योंकि आपको देखना होगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है या नहीं। हाँ, अगर पेपर 2 आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पेपर 2 अप्लाई करने के लिए आपको एसएसटी के साथ जाना होगा, अगर आपने बीबीए किया हुआ है। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स का भी कोई सब्जेक्ट नहीं होता है अपर प्राइमरी में, तो अपर प्राइमरी में भी आपको मौका नहीं मिलेगा। हाँ, कॉमर्स अगर आपने लिया हुआ है, लेकिन अब क्या हो गया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद से कॉमर्स लेने के बाद भी आप साइंस के भी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, आर्ट्स के भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, या फिर आर्ट वाला कोई बंदा है तो साइंस का भी ले सकता है और कॉमर्स का भी ले सकता है। इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। तो अगर इन फ्यूचर जाकर के ये चीज़ें होती हैं तो आपको ये देखना है कि जो यहाँ पर सब्जेक्ट के ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या वो आपके ग्रेजुएशन में इनमें से कोई भी दो है। अगर है तो इन दोनों में से जो भी आप एलिजिबल होंगे उसके हिसाब से आपको आवेदन करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी पढ़ाई कर लिया और पेपर 2 सब्जेक्ट ऑफर्ड वाला जो है मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड एसएसटी, वो अपने आप से भर पाएंगे। अपने मर्जी से आप नहीं भर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, जिस सब्जेक्ट टीचर के लिए एलिजिबल होंगे, उसी सब्जेक्ट से आपका टेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, पेपर 2 वाला। ये तो हो गया हमारा मैथमेटिक्स एंड साइंस वाला और एसएसटी वाला। अब बात करते हैं लैंग्वेज टीचर के बारे में। क्या लैंग्वेज टीचर को भी उस सब्जेक्ट का लैंग्वेज से टेट पास होना चाहिए? बिल्कुल पास होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं अगर आप हिंदी विषय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पेपर 2 में 2 लैंग्वेज आपको चुनने का ऑप्शन दिया जाता है। मान लेते हैं किसी ने एक हिंदी लिया और किसी ने इंग्लिश लिया, तो इंग्लिश या फिर हिंदी, ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश या फिर हिंदी, जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं वो आपके ग्रेजुएशन में पहली बात होना चाहिए। दूसरा, अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो पेपर 2 हिंदी से क्वालिफाई होना अनिवार्य है। अगर आप इंग्लिश के बनना चाहते हैं तो इंग्लिश का टीचर बनने के लिए पेपर 2 इंग्लिश से होना अनिवार्य है। अगर आप संस्कृत के बनना चाहते हैं तो संस्कृत से टेट होना अनिवार्य है। ये सब कुछ चीज़ें कई राज्यों में कैंडिडेट को एलिजिबल नहीं माना गया, या फिर नियुक्ति के बाद उनका नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया गया। मैंने प्रूफ के तौर पर बिहार वाला मामला दिखा भी दिया। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। क्या पता आपका चयन हो जाए और बाद में पता चले कि आप एलिजिबल ही नहीं थे, क्योंकि सीटेट में आपने गलत सब्जेक्ट चुन लिया था। तो ये एक छोटी सी गलती है, लेकिन भविष्य में बहुत बड़ी आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। तो विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि आपको ग्रेजुएशन में आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स थे उससे तय होता है कि पेपर 2 में सब्जेक्ट ऑफर्ड वाला जो है मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड एसएसटी वाला, उसमें से कौन सा आपको चुनना है। आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, एसएसटी केवल उन्हीं लोगों को चुनना है जिनका इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट है, और मैथमेटिक्स एंड साइंस उन लोगों को चुनना है जिनका इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं भाषा वाले में भी यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। तो इसके अनुरूप ही आपको चुनना होगा। अब बहुत सारे लोगों का इसके बाद भी कन्फ्यूजन रहता है कि मैंने MCA BCA कोर्स कर रखा है जो कि ग्रेजुएशन लेवल का है, तो उसमें मुझे कौन सा चुनना चाहिए। तो आपको देखना होगा कि इन BCA, चूँकि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स होता है, उसमें अगर आप देखें तो मैथमेटिक्स की कुछ सेमेस्टर तक पढ़ाई होती है, लेकिन इसके अलावा आपका क्या इनमें से कोई एक और सब्जेक्ट है? अगर है तो आप इसके साथ जाएंगे, और अगर नहीं है तो आप एलिजिबल ही नहीं है आवेदन करने के लिए। और वैसे भी BCA वाले कैंडिडेट्स को अपर प्राइमरी में अगर आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो मैथमेटिक्स एंड साइंस और एसएसटी के साथ आप जा भी नहीं सकते हैं। हाँ, कंप्यूटर विषय के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं 9 से 10 और 11 से 12 वाले शिक्षक के लिए। तो बिहार में अगर हम लोग बात करें तो उनके लिए अलग पेपर का आयोजन किया जाता है जिसे STET के नाम से जानते हैं। और अगर आप KVS और NVS में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर उनकी एलिजिबिलिटी आपको अलग से देखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पहले से आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैं किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हूँ और किस सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट ऑफर्ड के अंतर्गत मुझे चुनना है, और किस सब्जेक्ट का मैं टीचर बन सकता हूँ इन फ्यूचर जाकर के अपर प्राइमरी के कैडर में। उम्मीद करता हूँ अब जाकर के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अभी भी अगर आपका कोई प्रश्न, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।